आइए हम अध्याय 14 की प्रश्नावली की 14.1 के आगे शुरू करते हैं। और इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, सभी समीकरणों की प्रयोग द्वारा गुणनखंडन करना है और ये एक्स स्क्वायर 8 के गुणनखंड करना है। तो सर्व समीकरण जो हमने मुख्य यूज करनी है वो देखिए कुछ कौन कौन सी है। एक तो है ए स्क्वायर धन 2ab और धन बी स्क्वायर। इसका जब जो गुणनखंडन होता है, जो सरसमता होती है वो होती है a धन b का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर यदि इस रूप में है तो हम इसको इस रूप में लिख देंगे a ऋण b का होल स्क्वायर। और यदि ये कुछ इस रूप में है a धन b इंटू a ऋण b के रूप में है, तब हम इसे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है ये किस रूप में लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर धन 8x धन 16। अब इसको देखिए, इसमें किसी सर्व समीकरण के हिसाब से बैठता है या नहीं, और नहीं बैठता है, अगर सीधा बैठता है तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए, अगर नहीं बैठता है तो आपको सॉल्व करके इस रूप में लाना है, या तो इधर इस रूप में आएगा या इस रूप में आएगा या इस रूप में आएगा। तो इसको बदलने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि इस रूप में लेना है। और इसको बदलिए तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 होता है, या हाँ 2 गुणे 8 क्योंकि उधर 16 है, और 2 गुणे 4 गुणे x के रूप में तोड़ सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, अर्थात ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर धन, क्योंकि इस रूप में तोड़ रहा है तो 2 चाहिए ही चाहिए, ए बी यानी कि 4x के रूप में तो बन ही गया, ठीक है। और ये जो 4 गुणे 4 था, इसको अब हम 4 का वर्ग लिख देते हैं क्योंकि हमको इस रूप में चाहिए। अब देखिए, ये पद यहाँ पर इस रूप में बन गया है, और इस रूप का जो सर्वसमिका होती है वो इस रूप ए धन बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के रखिए, कहीं ऐसा ना कि वो आप इसको 24 समझ लें। तो अब देखिए, 2ab यानी 2 गुणे की जगह आजकल ऐसा लगाया जाता है, 2 यहाँ पर डॉट, फिर यहाँ पर डॉट, ऐसा। तो इसका मतलब है 2 गुणे 4 गुणे x। तो ये बन गया, इस रूप में बन गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये सब समीकरण का रूप बन गया। एक्स स्क्वायर की ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 2 की जगह 2 है, ए की जगह यहाँ 4 है, बी की जगह x है, और धन की जगह धन, और बी स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर का। इसका मतलब ए धन बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर x धन 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस प्रकार इसका गुणनखंड ये बात समझ पा रहे हैं, x धन 4 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही दूसरे सवाल उठाते हैं। अब देखिए, 4y स्क्वायर 12y धन 9 के गुणनखंड कीजिए। फिर भी जैसे अभी अभी सब समकाएँ लिखी थी, उनमें से कोई एक लगेगी, तो सबसे पहले इनको अलग अलग तोड़ लीजिए। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं y स्क्वायर के रूप में, और इसको तोड़ सकते हैं 12 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, और 4 तिहाई 12, और y, और ये गुणे सब लगा लीजिए। और 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 के रूप में। सबसे पहले तो ये अलग हो गया। अब क्या क्या यहाँ पर इकट्ठा करना है वो देख लीजिए। यहाँ 2y के रूप में चाहिए, तो ये इसको 2y के रूप में पुनः समूहन जो आप अभी सीख चुके हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 2 और 1 ये y, तो हम इसको 2 गुणे 2, तो 1 2 इसमें 1 2 y के, तो 2y का y स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ पर 2 तो चाहिए ही चाहिए, और किसके रूप में चाहिए, 2y, और यहाँ पर एक 3 आ रहा है, बच रहा है, और 2 3 और 3y के रूप में मिले, ये 2y के रूप में मिल गया यहाँ पर, ये 2y, और ये बन जाएगा 3 का वर्ग। तो आ गया ना।
ए स्क्वायर ऋण 2ab, तो ए की जगह 2y लगा दीजिए, और जो जैसे फिट होता है, जैसे यहाँ पर ये 2y आ रहा है तो 2y को आगे लीजिए, 2y और 3 को इधर ले लीजिए। इससे क्या होगा कि इस रूप में पड़ जाए, जहाँ ए के रूप में है तो 2a, ए की जगह y, b की जगह 3 और b स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 2y ऋण 3 का होल स्क्वायर, ये इस रूप में सर्व संख्या आ गई। बहुत आसान है और आप इसमें एक एक दो लाइन में ही पूरा होता जाएगा इसका। 49p स्क्वायर ऋण 36 के गुणनखंड कीजिए। अब जी अब देखो, अब सीधा सीधा इस्तेमाल करो। 49 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 लिख सकते हैं, 7 का वर्ग, और ये p का वर्ग। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग लिख सकते हैं। इसको दोनों के एक साथ बना दीजिए तो ये बन जाएगा 7p का वर्ग, और ये बन जाएगा 6p का वर्ग। अभी किस रूप में आ गया, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में होता हो गया। अब ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर क्या होता है, ए धन बी, यानी कि 7p धन 6 और 7p ऋण 6। कौन सा लग गया, ये इस रूप में लग गया। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए धन बी इंटू ए ऋण बी, ये इस रूप में आ गया। ये हमारा गुणनखंड। और दूसरा उठाते, अब इसको देखिए, ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर के गुणनखंड लिखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक एक सब संख्या नजर आ रही है और ये एक अलग पद नजर आ रहा है। तो हम इसको ऑलरेडी हम पहले से क्या है, ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर, ये कौन सी सब संख्या लग रही है, ये लग रहा है ए स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर, जो है ये ऑलरेडी ए ऋण बी का होल स्क्वायर ही तो है। तो हम इसकी जगह सीधे सीधे अगर हम ए ऋण बी का होल स्क्वायर लिख लें या वर्ग लिख लें और ऋण सी स्क्वायर, तो अभी भी कोई फर्क तो पड़ा नहीं, सब संख्या वही है। अब ये वाला जो किस रूप में है, ये ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में हो गया। ये कैसे बन रहा है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में है, और ये इसका मान होता है ए धन बी और ए ऋण बी होता है। तो इसको ये ए मान लीजिए, इसको या समझ रहे हैं, और इसको बी मान लीजिए। तो इसका एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा ए ऋण बी ये धन सी, और दूसरी बार ए ऋण बी में से इसको घटा दीजिए, तो क्या बन गया, ए ऋण बी धन सी ये पहला, और ए ऋण बी ऋण सी ये बन गया दूसरा। अब ये देखिए, m की घाते 4 ऋण 256 है। तो सबसे पहले आपने वर्ग में पढ़ा था 256 किसका होता है, 256 जो होता है 16 का होता है, यानी कि 16 का अगर हम वर्ग निकालें तो ये होता है 256, यानी कि 16 गुणे 16 अगर हम कर देते हैं तो ये 256 होता है। ये हमें पता है पहले से। और इसको अगर हम इसी रूप में बदलना है, चूंकि गुणनखंडन करना है, तो एक बार हम क्या कर देते हैं, एम स्क्वायर का स्क्वायर लगा देते हैं, ऋण 16 का वर्ग कर देते हैं। तो ये कौन सा सूत्र बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। कौन सा बन गया है ये बन रहा है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर होता है ए धन बी इंटू ए ऋण बी, ये होता है। तो उसी रूप में इसको भी तोड़ दीजिए, ए धन बी यानी कि एम स्क्वायर धन 16 पहले में, और दूसरे में हो जाएगा एम स्क्वायर ऋण 16, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अभी भी देखेंगे ये उसी रूप में है, तो इसको फिर तोड़ दीजिए। 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर धन 16। तो ये तो अब कहीं खंडन हो रहा है क्योंकि ये धन में है, तो धन में कोई ऐसा सूत्र है नहीं,
तो इसको ये टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा m धन 4 और m ऋण 4, ये इसका गुणनखंड होगा। समझ पा रहे हैं? यानी m स्क्वायर ऋण 16 जो है, 16 किस में टूटता है? 16 टूटता है 4 गुणे 4 में, अर्थात 4 का वर्ग। तो अभी इसका इसमें इस्तेमाल कर देना है। तो इस प्रकार जो m इसकी घाते 4 ऋण 256 का गुणनखंडन जो हुआ वो बन गया m स्क्वायर धन 16 इंटू m धन 4 इंटू m ऋण 4, ये इसका गुणनखंडन हुआ। अब देखिए कुछ अब ये गुणनखंड देखिए, एक्स स्क्वायर धन 5x धन 6 के गुणनखंड कीजिए। पहले जो हम गुणनखंड करते थे ये पूर्ण वर्ग रहता था किनारे वाला, तो हमारा तो बहुत आसानी से काम हो जाता था। लेकिन अब ये एक सबसंख्या और हमने पढ़ी है, वो कर सबसंख्या क्या होती है कि x धन a इंटू एक्स धन b बराबर क्या होता है, इस सबसंख्या का मान होता है एक्स स्क्वायर धन a धन b इंटू एक्स धन ए बी, इस रूप में इस सर्वसंख्या का मान होता है। ठीक है, ये हमारी सर्वसंख्या है। तो जब सीधे सीधे इसका पूर्ण वर्ग इधर वाली संख्या ना हो रही हो, तब इस सर्वसंख्या का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस सर्वसंख्या में क्या दिया जाता है कि इसको पहले तो इस रूप में तोड़ दीजिए। यदि ये इस रूप में टूट गया तो हम उसकी जगह इस सर्वसंख्या का यानी गुणनखंडन का इस रूप को हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, 5 है, 5 को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि a धन b के रूप में आ जाएगी, और x तो वैसे ही रहेगा जैसे पहले से दिए हैं। वो 6 को हम ऐसे तोड़ना है कि जो हमने a धन और b निकाले हैं उनका गुणा हमारे को 6 मिलना चाहिए। समझ में आ रही? तो सबसे पहले 6 को अलग करते हैं। 6 जो a b के रूप में किस प्रकार टूटेगा, 6 को देखने के तरीका क्या है, तो 6 एक तो 1 और 6 के रूप में टूट सकता है, दूसरा 2 और 3 के रूप में टूट सकता है, और तो हमारा ये अगर रूप हम यहाँ लेते हैं तो क्या 5 बन रहा है? धन ऋण चिन्ह का भी वो ध्यान रखना पड़ता है। तो 6 और 1 और ये 6 लेने से इसका काम तो बन नहीं रहा, लेकिन 2 और 3 का अगर हम इस्तेमाल करें, यानी कि हमने a की जगह अगर हमने 2 बना लिया, b की जगह 3 बना लें, तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि a b यानी कि a और b को जोड़ दें, यानी कि हम 2 और 3 को जोड़ दें तो ये देखिए 5 बन रहा है, यानी कि ये भाग इधर वाली सर्वसंख्या के हिसाब से फिट हो रहा है। और ए बी का मतलब होता है 2 में 3 का गुणा करने पर ये 6 हो जाता है, ये भी इस रूप में फिट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इस सर्वसमीकरण को बदलने के लिए इसका रूप इस प्रकार ले सकते हैं कि 5 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, 5 टूटा है 2 धन 3 के रूप में, तो हम यहाँ पर 2 धन 3 और बाहर x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इस सर्वसंख्या इस रूप में बनानी है। और 6 किस रूप में टूट गया? ए बी के रूप में। ए बी का रूप टूटा है ये 2 गुणे 3 के रूप में, तो ये 2 गुणे 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, यानी 2 गुणे 3 समझ रहे हैं ना, या 2 डॉट लगा देंगे तो भी समझ लिखी बात। अगर ये इस संख्या इस रूप में टूट गई तो अब हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर धन a की जगह हम लिख सकते हैं x धन a की जगह यहाँ पर आ गया है 2 और यहाँ पर आ गया है x धन b अर्थात x धन 3। ये इसका सब गुणनखंड कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? और अगर हम थोड़ा सा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो एक आध लाइन और हम बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं रखना है, अलग सब समता में ही रख देना है, और अगर सब समता को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो देखिए इसको इस रूप में भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इसको x से गुणा कर लीजिए तो बन जाएगा 2x धन 3x, और ये बन जाएगा 2 गुणे 3। ये इस रूप में भी लिख सकते हैं। इससे कुछ कॉमन ले लीजिए, इससे कुछ कॉमन ले लीजिए, इससे बन जाएगा x निकल आएगा तो ये बन जाएगा इधर x धन 2,
इन दोनों से कुछ कॉमन ले लीजिए, धन चिन्ह लगा के, इन दोनों से 3 निकल आएगा, x धन 2 गुणनखंडन के रूप में। x धन 2 दोनों इसमें है, तो ये आ गया x धन 2, और इधर से बच जाता है x, और इधर से बच जाता है 3। तो वही चीज जो है एक लाइन और बढ़ा के निकाल लीजिए। अगर आपको सर्वसम का समझ में आ गई कि यही लिखा हुआ है, तो आप सीधे सीधे इसको लिख दीजिए, और अगर समझ में नहीं आना, थोड़ा सा और हल कर दीजिए 1-2 लाइन, तो आपका ये सर्वसंख्या निकल आएगी। यानी x² धन 5 x धन 6 का जो गुणनखंड निकलेंगे वो x धन 2 और x धन 3 के रूप में। अब इसको देखिए, y² ऋण 7y धन 12, इसके गुणनखंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये इधर वाला जो पद होता है 12, इसको कैसे तोड़ा जाता है। तो 12 तो 1 और 12 में टूटेगा, 2 छक्के 12, 6 और 2, और 3 चौके 12, ये में टूट गया। अब इसमें से देखिए, ये वाला पद 7 किस में से बन रहा है, क्या इससे 12 और 1 से 7 बन रहा है, इससे नहीं बन रहा है। 6 और 2 से क्या 7 बनेगा, इसमें भी नहीं पे। 4 और 3 से ये वाला बन रहा है, इसका मतलब 12 को हमको इस रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको ये वाला भी पद चाहिए। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि y² ऋण तो बाहर रखिए, 7 को बोल दिए 3 और 4 में तोड़ सकते हैं, और ये बन गया y, और 12 बन गया 3 गुणे 4 पे। अब इनको अलग अलग कर लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। तो ये हो गया y², हालांकि ये तो उसमें बन गया है सर्वसंख्या में, पर फिर भी आपको गुणनखंड चाहिए, तो सर्वसंख्या को हल भी करना सीखते चले लगे हाथ। तो ये बन गया, तो ये बन जाएगा 3 और y का गुणा हो जाएगा 3y, ऋण का गुणा बन जाएगा, तो ये 4y और 3 गुणे 4। 2 लाइन बढ़ा लेंगे तो आपको समझने में, इधर से इसको कुछ कॉमन ले लीजिए, इधर से कुछ कॉमन ले लीजिए। इन दोनों से y आ गया, तो इधर से y ऋण 3, और इधर से ऋण, इन दोनों से 4 निकाल लीजिए, तो इधर से y ऋण का निकल गया, तो ये धन, जो धन का चिन्ह जो है वो ऋण में बदल गया। तो इधर y ऋण 3 बिंदु दोनों से निकाल लीजिए, तो इधर बन जाएगा y ऋण 4, इधर से y और इधर से 4, ये सर्वसंख्या के रूप में हल हो जाता है। अब इसको देखिए, z² ऋण 4 z ऋण 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, a धन b का जो मान आता था वो क्या है लिखा हुआ, a धन b का मान दिया हुआ है ऋण 4, और a और c का गुणा, यानी इधर वाले का गुणा है ए सी, ये ए बी, यानी कि a में b का गुणा करके कितना होना चाहिए, दिया हुआ है ऋण 12 चाहिए, ये ध्यान देना है। अब पहले तो सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे, तो 12 काहे में टूट रहा है, 1 गुणे 12, इससे क्या 4 बनेगा, नहीं बन पाएगा। 2 और 6 को तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 तो बनेगा, 4 निकलेगा कैसे, बनने की संभावना है, इसी में से जो संभावना है वो बनेगी। क्यों, क्योंकि धन ऋण का भी हिसाब करके दे सकते हैं। यानी कि a धन b ऐसा 6 और 2 को ऐसा तोड़ें ये ऋण 4 बन जाए। ऋण 4 बनाने की कंडीशन क्या है कि ये वाली संख्या बड़ी कर दे, ये छोटी कर दे, यानी कि ऋण 6 और धन 2 कर दे तो हमारा मान ऋण 4 बन सकता है। यानी कि ये वाला पद हमारा बन सकता है। और ऋण 12 करने के लिए ऋण 6 में 2 का अगर गुणा कर देते, ये ऋण 12 बन सकता है, बन ही जाता है। तो ये काम हमारा फिट हो पा रहा है। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, तो वही ख्याल कर दीजिए। तो हम अब इसको इस रूप में तोड़ देते हैं। तो चलिए, तो ये बन गया z² ऋण, अंदर वाले को क्या किस में बदल देते हैं, ऋण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण 6 चाहिए, तो चूंकि ये ऋण बाहर है, अभी धनात्मक ले रहे, 6 ऋण 2 कर लीजिए, तो चूंकि ऋण का गुणा होगा तो ये जब अंदर जाएगा तो ये ऋणात्मक बन जाएगा और ऋण वाली धन बन जाएगी। इसलिए अभी 4 को बनाने के लिए 6 ऋण 2 कर देते हैं, z और ऋण चिन्ह ले लेते हैं और 6 गुणे 2 में तोड़ लेते हैं। अब आसान हो गया हमारा काम। कैसे, ये बन गया z², इसको हल कर लीजिए, तो ऋण 6 और z, तो ये बन गया ऋण 6z, ऋण का गुणा हो गया धन, और ये बन गया 2z, और इसको अभी ऋण 6 गुणे 2 के रूप में बाहर रखें। ठीक है,
क्योंकि जैसे जैसे कॉमन लेंगे वैसे बनेगा। अब इन दोनों से कुछ निकाल लीजिए, कुछ इन दोनों से निकाल लीजिए, तो आपकी सब संख्या वाला हिसाब से का पूरा होने लगेगा। इससे जेड निकल गया तो इससे बनेगा जेड ऋण 6। इन दोनों से 2 निकाल लीजिए, तो धन 2 निकाल लेंगे तो इधर से जेड और इधर से बचेगा ऋण 6। अब जेड ऋण 6 दोनों में है, तो ये बन गया जेड ऋण 6 बाहर, और ये अंदर बचेगा, इधर से बचेगा जेड और इधर से बचेगा धन। ये हमारी सब संख्या निकल है, गुणनखंडन सब संख्या। अब इसको देखिए, 3m² धन 9m धन 6 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सब में देखिए, आप पहले से देखिए 3 3 3 सब में लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, पहले अलग कर लीजिए, 3m² धन 3 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं, m और 2 गुणे 3, ये इस रूप में तोड़ लीजिए। 3 3 3 तीनों में है तो एक 3 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बच गया, m² धन 3m और धन 2, ये अंदर बच गया। इसको तोड़ लीजिए, तो 3m को हम क्या लिख सकते हैं, 3m को हम लिख सकते हैं, इसको बना लीजिए, m² धन 2m धन m के रूप में टूट सकता है, 2 और 1 3 और 2, इस रूप में तोड़ लीजिए। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, कुछ इसमें से बना लीजिए, तो आपका काम बन जाए। तो इधर से बना 3, और इन दोनों से हमने अगर m बाहर निकाल लिया तो इधर से बनता है m धन 2, और इन दोनों से केवल 1, क्योंकि किसी न किसी हर संख्या में 1 का ऑलरेडी गुणा रहता ही है। तो अगर हम इनका समूहन कर देते हैं तो 1 हमको बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमको कॉमन लेने में आसानी हो जाती है। तो ये 3 ऑलरेडी है, इधर देखेंगे तो m धन 2 इन दोनों में ऑलरेडी कॉमन है, तो ये अलग कर दिया, और इधर से बच गया m धन 1। अब क्या करेंगे, पूरा पूरा खोल दीजिए, तो ये बन गया 3 m धन 2 और m धन 1। इस प्रकार ये हमारा गुणनखंडन हो जाता है। मिलते हैं कृष्णावली के साथ में।